आप है रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत फरीदाबाद के जिस हस्ती से आज हम अपने श्रोताओं को, अपने दोस्तों को मिलवाने जा रहे हैं, आप हैं महान साहित्यकार प्रकाश लखानी जी। लखानी साहब, स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। मैं अपने श्रोताओं को, अपने दोस्तों को बता दूं, आप फरीदाबाद के जाने माने साहित्यकार हैं। आपकी बहुत सारी रचनाएं बहुत पसंद की जाती हैं। आपने बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए जिसके बारे में हम आज अपने श्रोताओं से बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे, और गीत जो चलेंगे वो भी उनके पसंदीदा गीत चलेंगे। और साथ ही मैं श्रोताओं को बता दूं, शायद आप जानते भी हों कि मैं इस लिहाज से आपसे बात कर पा रही हूं क्योंकि मैं भी एक कवित्री हूं और फरीदाबाद की साहित्यकार हूं। माधुरी जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा। जी जी, स्वागत। आपने मेरी पसंद के गीत बजाने का मानव रचना रेडियो स्टेशन पे वादा तो कर लिया। जी जी जी। लेकिन मेरे रुचि को देखते हुए जो गीत मैंने सेलेक्ट किए हैं वो शायद आजकल की पीढ़ी को पसंद ना आए, क्योंकि आजकल जो म्यूजिक में चल रहा है, धूम धड़का, तीन कनस्तर और शोर ज्यादा होता है, शब्द कम होते हैं, भाव उसमें नहीं दिखते। आपने मेरी पसंद पूछी है तो मेरी पसंद तो ये है जो आपके सामने है। लखानी साहब, जो गीत आपने पसंद किए हैं वो, जैसे हमारी रचनाओं में हम कहते हैं कालजयी रचनाएं, तो वैसे ही गीत भी सदाबहार गीत हैं और आपके सारे गीत बहुत अच्छे हैं। और हमारे प्रोग्राम को सुनने वाले भी वही श्रोता होते हैं जिन्हें साहित्य में रुचि होती है, और जो या तो साहित्यकार हैं या जिन्हें साहित्य में रुचि, इंटेलेक्ट लोग हैं। तो मुझे आशा है कि हमारे श्रोताओं को की बातें और आपके गीत पसंद आएंगे। आपका स्वागत है। लखानी साहब, आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे कि आपको ये गीत सूरज की गर्मी से बहुत पसंद है। आप इससे संबंधित कुछ रचना भी अपनी सुनाना चाह रहे थे। मैं गुजारिश करूंगी कि अपनी वो रचना हमारे श्रोताओं से शेयर करें। माधुरी जी, मैं हमेशा ईश्वर को समर्पित रहता हूँ। जी जी जी। और अपने हर काम में मैं ये सोचता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जी जी। और जो कुछ भी है वही है मेरे में प्राण बन के संचरित हो रहा है। जी जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सबके साथ ऐसा है, पर सब समझें तब ना। मैं कम से कम मैं तो समझता हूँ। जी जी जी। और ये कहूँगा अपनी कुछ पंक्तियों से जी जी। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूँगा। जी। मेरी हर सांस में, नस नस में तेरा ही बसेरा है। क्या बात है, बहुत खूब। मेरी हर सांस में, नस नस में तेरा ही बसेरा है। बहुत खूब। तेरे बिन क्या मेरा अस्तित्व, सब कुछ ही तो तेरा है। क्या बात है, बहुत खूब। मैं अवगुण से भरा पापी, जगत में और कहाँ जाऊं। बहुत सुंदर। मैं अवगुण से भरा पापी, जगत में और कहाँ जाऊं। मैं जैसा भी शरण तेरी, मैं तेरा और तू मेरा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। लेकिन जैसा आप कह रही थी, आज तो संसार ज्ञान देने वाले से ज्यादा ज्ञानी हो गया है। जी जी। जिस सूर्य से वो रोशनी प्राप्त करता है, उस सूर्य को भी वो मुकाबला करना चाहते हैं। जबकि इंसान का चले तो भगवान से भी मुकाबला कर लें। जबकि होना ये चाहिए, मेरा ये विचार है जी जी, कि एक दीपक सूर्य की मुकाबला क्या करेगा। जी जी जी। उसका अस्तित्व ही क्या है। लेकिन वो दीपक जी 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 सूर्य की वंदना तो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही कहूँगा, यूं अधूरे ज्ञान पर फूले हैं लोग। बहुत खूब। यूं अधूरे ज्ञान पर फूले हैं लोग, हे राम अब तो राम भी भूले हैं लोग। क्या बात है। हे राम अब तो राम भी भूले हैं लोग। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी मेरे राम। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा
ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। वेलकम बैक टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सीजन के अंतर्गत फरीदाबाद के जिस महान साहित्यकार से हम रूबरू करा रहे हैं, आप हैं प्रकाश लखानी जी। लखानी साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। लखानी साहब, आप हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी भाषा में गीत, गज़ल, कहानी, लेख लिखते हैं। आपकी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रकाशन होता रहा है। तो मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि आप इतनी सारी भाषाओं में एक साथ कैसे इतना काम कर पाते हैं? देखिए, सराइकी जी जी मेरी घरेलू भाषा है। जी जी। आपको पता है, मैं पाकिस्तान से माइग्रेट होके जब बंटवारे के बाद यहाँ आया हूँ। मेरे घर में सराइकी ही बोली जाती है। जी जी। पंजाबी और सराइकी एक जैसी भाषाएं हैं। थोड़ा सा मैं आपको सराइकी के बारे में बता दूं। जी जी, स्वागत। और मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि सराइकी को यहाँ फरीदाबाद में बोलते तो बहुत लोग हैं, या सराइकी जैसी भाषा ही बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि उसका नाम सराइकी भी है लेकिन वो बोलते हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त भी 90% लोग सराइकी या बन्नू वाली जिसको बोलते हैं बोलते हैं। ग्रेट। लेकिन ये उनको नहीं पता, हमारे साहित्यकारों को भी नहीं पता, कुछ को छोड़ के, कि पाकिस्तान में सराइकी एक सब्जेक्ट है जो MA में पढ़ाया जाता है। क्या बात? लिटरेचर में। और सराइकी में जो उनकी इलाकाई भाषा पाकिस्तान की हैं, जैसे सिंधी और पंजाबी को छोड़ के, जी जी जी, मुल्तानी है, झंग है, मकियाना है, जी जी जी, पेशौरी है, कुहाटी है, इन भाषाओं का मिश्रण जो है वो सराइकी भाषा है। जी जी जी। हिंदुस्तान में इसको लोगों ने भुला दिया है। कुछ साहित्यकार हैं, मैं उनको नमन करना चाहूँगा। हीरानंद सोज दिवंगत हो चुके हैं। जी जी। अपने वासुदेव सानी तालिब साहब सराइकी में बहुत काम कर चुके हैं। जी जी जी। और भी 2-4 लोग हैं जो इस वक्त मुझे नाम ज़्यादा उनके ध्यान नहीं आ रहे। जी जी जी। तो उन्होंने सराइकी के लिए बहुत काम किया है। और सराइकी को जिंदा रखने का मतलब ये है कि एक अपनी तहजीब को, एक अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है। जी जी। मैं इस वक्त सराइकी की तो नहीं सुनाऊंगा। मैं अभी आपसे मैं श्रोताओं को बता दूं कि लखानी साहब का जन्म हुआ तो आज के पश्चिमी पाकिस्तान में था, लेकिन हम लोग खुशनसीब हैं कि आप माइग्रेट होकर हिंदुस्तान में चले आए और इतनी भाषाओं के साथ प्यार होने के साथ साथ आपको हिंदी भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार है। और लखानी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपनी वो रचना इस टाइम हमारे श्रोताओं से शेयर करें जो हिंदी भाषा पर आपने लिखी है और मेरी वो प्रिय रचना है। ज़रूर ज़रूर माधुरी जी,
मेरा सौभाग्य है कि मेरी कोई रचना किसी को प्रिय लगी। जी जी। और जैसा मैं कह रहा था कि भाषाएं तो मुझे सारी प्रिय हैं, और मैं उर्दू और हिंदी को तो गंगा जमनी भाषा हर कोई कहता है। जी जी। और मैं भी, मेरा जो भी साहित्य है उसमें मैं कोई हिंदी के शब्द और उर्दू के शब्दों को से परहेज कभी नहीं करता। उर्दू और हिंदी तो गंगा जमनी भाषा है, और पंजाबी मुंह बोली बहन है इन भाषाओं की। जी जी जी। और सिराइकी जैसे मैंने कहा कि मेरी घरेलू भाषा है। जी जी। तो भाषाएं सारी अच्छी हैं। मैं तो बल्कि भारतीय और भाषाएं और विदेशी भाषाएं भी सीखना चाहता हूँ। भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। हाँ, अभिव्यक्ति का माध्यम है और सारी सरहदों को आपस में जोड़ने का माध्यम है। जोड़ती है, भाषा जोड़ती है। तो ये जो कविता जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जी जी, ये मैंने लिखा है। इसमें मुझे आपकी पुस्तक युगवाणी में है। हाँ, युगवाणी में है। जी जी। इसमें मुझे ये परहेज नहीं है, मैंने इसमें जिक्र आया है, किसी भी भाषा से परहेज नहीं है। जी जी जी। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा, एक मुझे बड़े अच्छे साहित्यकार का, राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार के कथन याद आ रहा है कि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता और दूसरे की माँ की सेवा करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे। हाँ, दूसरे की माँ की आप इज्जत कीजिए, अपनी माँ की भी। तो मैं ये कहता हूँ सभी भाषाओं की इज्जत करें, लेकिन अपनी माँ हिंदी कि सबसे बढ़कर करें और उसका अपमान कहीं भी न होने दें। जी, जी। तो उसी को समर्पित ये कविता है, प्रतीकों के माध्यम से। जी जी। शीर्षक है माँ हिंदी। जी, स्वागत है। एक महिला फटे हाल, हैरान, परेशान। जी जी। बिम देखिए, अपने ही घर के बाहर बैठी, आश्चर्यचकित सी अपने ही घर में झांक रही है। उसके सगे बेटे अपने पिताश्री की विदेशी मैडम के रिसेप्शन में मस्त हैं। मस्ती भी सीमा लांघ रही है। और नई मैडम जो स्मार्ट है पर गृहिणी नहीं, जो डार्लिंग है पर सावित्री नहीं, जिसकी भाषा में फ्लो तो है पर रसधार नहीं, आई लव यू तो कहे पर जिसका त्यागमयी प्यार नहीं। क्या बात है। रंगीन तितली सी सारे घर पर मंडरा रही है। क्या बात है। परंतु वह महिला, अब फिर घर की मालकिन पे आते हैं। जी जी जी। परंतु वह महिला जिसने अपना रक्त दिया इस उपवन के लिए, कितनी ही मन्नतें मानी इस चमन के लिए, क्या बात है। आज मारे हुए बैठी है मन, अपनत्व लुटाया तो पाया परायापन। क्या बात है। किसे दोष दे, भाग्य पर अश्रु बहा रही है। क्या बात है। और नई मैडम सारे परिवार पर छा रही है, सभी के मन को भा रही है, हिप्नोटाइज किया सभी को अपने रूप से। न जाने प्यार है क्यों सभी को कड़कती धूप से। क्या बात है। तभी तो वह अपनी विजय पर इतरा रही है। और ये त्याग की मूरत अपने ही घर में पराई, अपनों के ही हाथों सताई, अपने पन को तरसती है आज, छम छम आंख बरसती है आज, गोद सूनी फिर भी लोरी गा रही है। क्लाइमेक्स पे हैं, पर माँ हिंदी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। दुख टल गया, सुख अब पास है, तेरा मातृत्व अब रंग लाएगा, तेरा एक एक अश्रु तेरे बेटों को जगाएगा, आशा की किरण अब आ रही है। क्या बात है। और अंत में जी, एक निवेदन है, मेरे देशवासियों अब तो समझ लो चमकती धूप और ठंडी छांव का अंतर, क्लब की सभ्यता और गांव का अंतर। हिंदी की बिंदी बन उसे संवार दो, माँ के आंचल को उसका अधिकार दो। क्या बात है। अपनी माँ को पहचानो, वह बुला रही है, गोद सूनी फिर भी लोरी गा रही है, गोद सूनी फिर भी लोरी गा रही है, गोद सूनी फिर भी लोरी गा रही है। लखानी साहब, सच तो ये है कि हिंदी को हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें हिंदी की ज़रूरत है। अगर कोई ये कहे कि, तो मैं कहती हूँ बेटा तुम एक दिन हिंदी छोड़ कर देख लो,
आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आजकल अंग्रेजी में कोई डॉक्टर भले ही कितने मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी याद कर ले, कितनी भी बातें कर ले, अपने मरीज से तो वो हिंदी में ही पूछेगा क्या हाल है भैया, गुजारा नहीं चल सकता जी, कौन सी बीमारी है, क्या तकलीफ है। छोड़ दो हिंदी को, तब पता लग जाएगा। तो अगर वो हिंदी में बात न करे या अपनी टर्मिनोलॉजी को हिंदी में नहीं इस्तेमाल करे तो वो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे उसे। जी जी जी। कोई इंजीनियर होगा, कोई कृषि वैज्ञानिक होगा, किसान से बात करें, गांव में तो जाके हिंदी में ही बात करेगा। बिल्कुल। और लखानी साहब, आप ये सारी बातें हम करते हुए आपकी कविता सुनते हैं, मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है, अब लौट चले, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा, सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। वेलकम बैक टू रेडियो मनोरंजना 107.8 FM पर माधुरी के साथ। और आज हमारे साथ हमारे फरीदाबाद के जाने माने साहित्यकार हैं प्रकाश लखानी जी। सीजन के अंतर्गत लखानी साहब आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लखानी साहब, आपकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं युवाक में, एकता की मिसाल में और नवद्वार में, समस्तीपुर से प्रकाशित गज़ल कैसे कहें तथा सफ़र एक क्षितिज तक, गज़ल दुष्यंत के बाद और आदि आदि बहुत सारी। आपकी आकाशवाणी दिल्ली तथा रोहतक से और हमारे स्टेशन से भी आपकी बहुत सारी रचनाओं का प्रसारण होता रहा। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्थाओं की स्मारिकाओं में भी आपने संपादन भी किया है। वर्तमान में आप यूएसएम पत्रिका के फरीदाबाद के संस्करण के आप अतिथि संपादक हैं। उसमें मैं कहना चाहूँगा, जी जी जी, मेरे मार्गदर्शक और मेरे जो वरिष्ठ साहित्यकार फरीदाबाद के हैं NL गोसाई जी, उनका भी मुझे सहयोग प्राप्त है। क्या बात है, आज खुशी सौभाग्य है मेरा। जी जी। और आप नगर की अग्रणी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था सार्थक प्रयास के आप संस्थापक महासचिव हैं। आप हरियाणा साहित्य अकादमी, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा नगर की अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं पर आपकी सक्रिय भागीदारी रहती है। आप स्थानीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आप सफल आयोजन तथा मंच संचालन आप करते रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से और प्रेरणा से है। जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी सारी संस्थाओं से जुड़ना, इतनी सारी पत्र पत्रिकाओं से जुड़ना। देखिए,
वैसे तो ये है कि कोई भी अपने समाज से कट के जी। नहीं रह सकता। जी जी। अगर वो समाज से कट के रहता है तो वो ईश्वर को समर्पित होता है, जी जी। या साधु होता है या सन्यासी होता है। जी जी। लेकिन मेरे जैसा बंदा जिसकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची हैं, इच्छाएं बहुत ऊंची हैं, मैं अगर साहित्य को समर्पित हो जाऊं और साहित्यिक रचनाएं लिखूं भी और साहित्यिक समाज के साथ न जुड़ूं, जी जी। तो मेरी आकांक्षाएं तो अधूरी रह जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम समाज ही है, साहित्यिक समाज ही है। ये अभिव्यक्ति मेरी भावनाओं को अभिव्यक्ति दे रहा है। जी 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 जी। जहाँ तक बात संस्थाओं की है, साहित्यिक सफर मैंने उस वक्त शुरू किया था जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। क्या बात। शायद सन 56-57 की बात है। जी जी जी। और मैं आपको याद दिला दूं, आज आप जानती हैं केएल मक्कड़ साहब हैं। जी जी जी। वो मेरे उस वक्त जब मैंने होश संभाला तो मेरे प्रथम गुरु, मैं ये कहूँ जी जी। जैसे ईश्वर को प्रथम गुरु कहते हैं, तो मैं अपने लौकिक गुरु केएल मक्कड़ साहब को मानता हूँ। और उस वक्त मैंने साहित्य में कदम रखा, 2 पंक्तियां मैंने लिखी। जी जी, स्वागत। शायद वो आज किस स्तर की होंगी, लेकिन मेरे लिए तो वो बुनियाद है। पहला बच्चा। वो 2 पंक्तियां थी, मोती के लाल जवाहर तुम, क्या बात है, देश के आभूषण हो। तो ये पंक्तियां पता नहीं किस भावना में लिखी थी। उसके बाद मेरा साहित्यिक सफर बढ़ता गया और टूटे फूटे स्कूल में, कॉलेज में टूटे फूटे भाषाओं में लिखता रहा। अंधों में काना राजा था तो पुरस्कार भी लेता रहा। और कुछ लोग ये थे कि बच्चा समझ के मुझे प्रोत्साहित भी करते रहे। जी जी जी। उसके बाद ये हुआ कि मैं आपको अब अपना वो बताता हूँ जहाँ से मुझे एक धक्का मिला और उस धक्के ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जी जी। एक बार मैं सुना मुनादी हो रही थी कि योम आज़ादी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है NH 5 में। ये सन 71 की बात है। तो 57 से लिखता हुआ 71 तक मैं अपनी पहचान नहीं बना पाया था, लेकिन लिखता रहा, सफर जारी, टूटा फूटा लिखता रहा जैसा भी था, और पढ़ता भी रहा और प्रोत्साहित भी होता रहा। तो जब मैंने मुनादी सुनी कि NH 5 में फरीदाबाद में ही जी जी। एक योम आज़ादी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, और उसमें मुझे ये भी पता चला कि मेरे एक मित्र थे जो गायक थे, वो उसमें भागीदारी कर रहे थे। तो मैंने उनके भरोसे कहा कि मुझे भी एक कविता पढ़वा देना वहाँ। ठीक है। मैंने कविता लिखी और वहाँ पहुँच गया, और वहाँ जो संचालन कर रहे थे वो दिवंगत हैं, अब पूजा पत्रिका के संपादक थे। जी। पंजाबी के बहुत अच्छे कवि और कलाकार थे, तारा सिंह कोमल। जी। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा उनका। तो वहाँ जो आपको पता है कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उसमें कविताओं और साहित्यिक प्रोग्रामों का, साहित्यिक रचनाओं का इतना योगदान नहीं होता, ना ही इतनी पूछ होती है जितनी के पंजाबी के गीत और इधर उधर की बातें होती हैं। तो मैं रात को 9 बजे से लेके 1:30 बजे तक इंतज़ार करता रहा कि मेरा नंबर कब आएगा। अच्छा। और वहाँ सारा कुछ ख़त्म होने के कगार पे था, लोग ऊँग रहे थे। रात को 1:30 बज गया। मैं 3-4 बार तारा सिंह कोमल जी को कह चुका कि मुझे पढ़वाओ। तो वो मंच पे कहते हैं। अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मंच संचालक का कितना योग होता है किसी को उठाने में या किसी को गिराने में। जी जी जी। तो मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है जो मेरे मन पे अभी भी अंकित है। उन्होंने कहा ये बच्चा भी कुछ सुनाना चाहता है, सुन लो। अच्छा। तो जब मैं बड़े मनोयोग से कुछ पंक्तियां लिख के ले गया था, और वो पहले भूमिका पढ़ने लगा, फिर उसके बाद गीत पढ़ने का था जो बड़े मनोयोग से लिखा था। तो पंक्तियां अभी पढ़ी और गीत शुरू ही नहीं किया था, हुटिंग हो गई। और मुझे
नीचे से मेरे खींच के कमीज और मुझे कहा बेटा उतर जाओ उतर जाओ। ओहो। उस वक्त आप माधुरी कितने जी, बड़े रहे होंगे उस टाइम? उस वक्त माधुरी जी, मैं बड़ा तो 22-23 साल का था। हाँ? आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि 71 में, हाँ, तो मैं 26 साल का हो गया था। काफी। लेकिन उस वक्त मेरे मन पे क्या बीती, मेरी शादी भी हो चुकी थी। माधुरी जी, मैं क्या बताऊं कि 5 नंबर से 2 नंबर तक का रास्ता सिर्फ 3 किलोमीटर है, जिसमें साइकिल पे भी अगर बंदा जाए तो 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन मुझे वो रास्ता तय करने में 2 घंटे लगे। 1:30-2 बजे का घर से निकला हुआ, सुबह 4 बजे पहुंचा, और मैं ये सोच रहा था कि मैं पटड़ी की तरफ जाऊं। ओहो। मेरा साहित्यिक जीवन बिल्कुल खत्म हो चुका था। मेरे सामने अंधकार, घर में मेरे से पत्नी ने कई सवाल किए, कहाँ रहे, क्या किया। मैंने कहा बस अब मैं घर पहुंचा हूँ, ये शुक्र करो। माधुरी जी, मैं बताऊं, उसके बाद मैंने प्रण ले लिया कि मैं साहित्यिक जीवन को तिलांजलि दे दूंगा, अगर जितना भी है इसको भूल जाऊंगा, और आगे मैं तब बढ़ूंगा जब मैं कुछ बन पाऊंगा। तो मैंने साहित्यिक जीवन छोड़ के सामाजिकता की ओर, सामाजिक संस्थाओं में मैंने अपना पदार्पण किया और वहाँ अपना योगदान देने लगा। एक संस्था बनाई, यंग मैन एसोसिएशन, जी जी। 2 नंबर M ब्लॉक में है। तो वहाँ का एक कार्यक्रम मैंने उनको बता के किया, उसको संस्था को ज़मीन से उठा के और किसी स्तर पर पहुँचाया। और एक कार्यक्रम वहाँ 26 जनवरी के उसमें उपलक्ष्य में किया। उसमें मैंने अपने मित्र उसको भी बुलाया, जिसके सहयोग से मैं उस कार्यक्रम में गया था। इस बीच में बिल्कुल नाता तो नहीं टूटा। गज़लें, उर्दू की गज़लें, उर्दू की शायरी, और वो मैं इंतखाबिया सुनता रहता था और जुड़ा रहा मैं। लेकिन अपनी रचना कोई नहीं की मैंने, जो थी उनको तिलांजलि दे दी। तो अपने मित्र को बुलाया और 1-2 कव्वालों को बुलाया, 1-2 अपने गायक मित्रों को बुलाया और एक कार्यक्रम किया 2 नंबर M ब्लॉक में। सांस्कृतिक कार्यक्रम कहिए या साहित्यिक कार्यक्रम कहिए। और उसमें तारा सिंह कोमल ने मंच संचालन किया और मेरी जो कविता थी, गीत रचित करके उस मेरे मित्र ने पढ़ी। अच्छा, क्या बात है। और जब चाय पानी का वक्त आया तो तारा सिंह कोमल उनको कहते हैं कि सिंधु जी, ये रचना तो इंद्रजीत सिंह तुलसी की है। अच्छा। उनको कंफ्यूजन था, इंद्रजीत सिंह तुलसी के किसी गीत से वो कहीं मेल खाती थी, रिजेंबल कर रही होगी। हाँ, मेल खाती थी। तो उन्होंने कहा नहीं जी कोमल जी, ये इस बच्चे की रचना है। कहते अच्छा, बहुत अच्छा गीत है। मैंने कहा इसी गीत पे आपने मुझे हूट करा दिया था। कहते नहीं नहीं बेटा, हो जाता है, तो आप लिखते रहो। किसी की जान पे बनाई। और और लखानी साहब, मुझे याद आ रहा है आपका वो पसंदीदा गीत, आपका जो दिल तोड़ दिया उन सज्जन ने। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, कि मैं चल भी नहीं सकता और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो।
खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं। मजबूर हूँ लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। गंगा बहे यमुना बहे जहाँ प्यार की सरिता बहे। क्या बात है। गंगा बहे यमुना बहे जहाँ प्यार की सरिता बहे, ऐसा है मेरा देश तो फिर क्यों न मेरा सर झुके। क्या बात है, बहुत खूब। लखानी साहब, आपका स्वागत करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने अपनी इन पंक्तियों के साथ बहुत खूबसूरत स्वागत हम सबका कर दिया। लखानी साहब आपकी काव्य कृति युगवाणी 2005 में आई और आपका ओम दर्शन भाग 1 और 2 अभी प्रकाशनाधीन है। इनके बारे में आप थोड़ा दोनों पुस्तकों के बारे में बताइए। जो आपकी युगवाणी के बारे में, जिसमें से आपने बहुत खूबसूरत अपनी रचनाएं 2 हमारे सामने दी हैं, और आप प्रकाशनाधीन अपनी जो रचना है ओम दर्शन के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दोस्तों को। युगवाणी के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत पढ़ी मशहूर है रचना है जी। और मशहूर तो कितनी है, ये आपका प्यार है जो मुझे प्रेरणा दे रहा है। अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपकी 2 रचनाएं आई हैं, उसमें मैं से ये कहूँगा कि युगवाणी में तो मेरी शुरुआती दौर की रचनाएं थी जी जी। कई, हालांकि मैंने उसमें छोड़ भी दी थी जी जी। और कई मतलब स्तरीय मैं उनको नहीं कह सकता, बल्कि ये मेरा प्रथम प्रयास था और उस पर मैं कितना खरा उतरा हूँ वो अलग बात है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, और ओम दर्शन के स्वकथन में मैंने लिखा भी है जी जी कि युगवाणी को पाठकों ने जितना प्यार दिया जी जी और जितना सराहा, उस सराहना ने, उस प्यार ने मुझे रातों रात लेखकों की पंक्ति में और साहित्यकारों की पंक्ति में क्या बात। खड़ा कर दिया। भले ही पीछे कतार में सबसे पीछे था अच्छा। लेकिन मैं भी अपने आप को लेखक समझने लगा और वही प्रेरणा थी जी जी। जिसने मेरे से ये जो ओम दर्शन है ये लिखवाने के किया। और इसकी भी एक कहानी है जी जी जी। आप जैसा मेरे जीवन दर्शन में आपने देखा जी जी कि मैं रंगमंच से भी जुड़ा हुआ हूँ जी जी जी। और रंगमंच जो है वह नाटकों का मंच नहीं, या मैंने वो ऐसा मैं रंगकर्मी नहीं हूँ, बल्कि रामलीला का मंच जी जी। रहा। आध्यात्मिक रंगमंच। आध्यात्मिक, हाँ कहिए, जी। रामलीला का मंच था जी जी। जिससे मैं वैसे तो आध्यात्मिक मंचों से या पौराणिक कथाओं के मंचों से जी जी मैं सन 56-57 से ही जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी। लेकिन रामलीला के मंच से विधिवत उससे पहले मैं 57-58 में अपनी डायरेक्शन दे के नुक्कड़ पे रामलीलाएं वगैरह भी कराता था। क्या बात है। और जो मेरा में ईश्वर से आमद होती थी वो मैं आगे कर देता था, आप सब में दर्शकों में बांट देता था। लेकिन सन 71 से मैं जनता रामलीला कमेटी के मंच पे कलाकार के तौर पे आया। उसमें मैंने शुरुआती दौर में हर तरह के अभिनय भूमिकाएं निभाई। नारद का रोल करता था मैं, नारद जी का, जिससे हमेशा मंच शुरू होता था। जी जी। रामलीला का मंच नारद मोह से ही शुरू होता था। ओके। उसके पश्चात चाहे नौकर का रोल है, चाहे जोकर का रोल है, अच्छा, चाहे विश्वामित्र का रोल है, चाहे कुछ रोल है, वो मैं करता था। जी। और जब मैं नौकर या जोकर का रोल करता था तो मैं डायरेक्टर की बात नहीं माना करता था। अच्छा। रामलीला में वो मुझे
राम के साथ बिठा देता था, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके साथ। अच्छा। मैं उनका सहयोगी बन के, सहपाठी बन के पढ़ता था। और उसके बाद मैं डायरेक्टर को कहता था कि आप मुझे बोलने दो, आप चुप हो जाओ। अच्छा। और जोकर बन के मैं रावण के दरबार में भी गया हूँ, रामा दल में भी गया हूँ, ठीक है। और माली भी बना हूँ। अच्छा। और वैद्य भी बना हूँ। तो मतलब यह है कि कई भूमिकाएं, कई तरह की भूमिकाएं रामलीला में मैंने अपनी आप बना के इम्प्रोवाइज की है और किया है। तो उसके बाद जो है वो मुझे डायरेक्टर बना दिया गया। अच्छा। काफी मुद्दत तक मैं रामलीला का निर्देशन भी किया। जी जी जी। और कई तरह के अभिनय करने के पश्चात कई प्रसंग भी रामलीला में मैं देता था, और वो हम करते थे नए नए प्रसंग। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने ये कहा कि एक ऐसी रामायण लिखी जाए जो कि सारे प्रसंगों को, जो उस वक्त तक रामानंद सागर की रामायण भी आ चुकी थी, लेकिन अभी बाकी भी मुझे लगता था कि उसमें कुछ और शेष है जी जी। जो दिखाया जाना चाहिए। तो मैं एक उपन्यास लिखना चाहता था जो कि सारी रामायण को कवर करे, राम कथा को कवर करे। जी जी। उसके लिए मैंने तुलसी के रामचरितमानस पढ़ने की कोशिश की, और उसमें मुझे कई आध्यात्मिक चीजें मिली। तो मैंने ये सोचा कि रामायण से पहले तो मुझे ये समझना होगा कि राम क्या था और ईश्वर क्या है और हम क्या हैं। तो इस चीज ने मुझे प्रेरणा दी, और कई प्रसंग मुझे रामचरितमानस से मिले, और मैंने ओम दर्शन के किताब रामायण को एक अभी मेरे दिमाग में है, मैं रामायण भी लिखूंगा इसी तरह की। हालांकि रामायण पे बहुत कुछ आ चुका है, अब वो प्रासंगिक शायद नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं शायद लिखूं निकट भविष्य में। लेकिन ओम दर्शन में मैंने आध्यात्मिकता का सारा वो किया। उसमें मैं स्वकथन में स्पष्ट कहा है, और ये आप भी मानेंगे, कोई भी मानेंगे, मैं ये दावा नहीं करता कि ये मेरी लिखी हुई है, क्योंकि ये वेदों का कथन है, ये विद्वानों का कथन है। ये जो है कोई भी ईश्वर को अपने आप नहीं समझ सकता, ये एक संवेदना है। कोई भी अपने आप को समझने के लिए उसको जो कुछ पढ़ना पड़ेगा या अध्ययन करना पड़ेगा, वो किसी और का होगा, उसका अपना नहीं होगा। तो मेरा अपना उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने जो भी लिया है वेदों से लिया है, पुराणों से लिया है, और पौराणिक ग्रंथों से लिया है, और इतने तक कि आज भी हिंदुस्तान समाचार पत्र में, नव भारत समाचार पत्र में, दैनिक जागरण में, या पत्र पत्रिकाओं में मुझे कहीं से भी कुछ मिलता है, मैं उसमें ले लेता हूँ। मुझे नहीं पता उसका कोई मेरे ऊपर केस करेगा या क्या करेगा। अच्छा। लेकिन मेरा इरादा, आप एक रिसर्च कर रहे हैं तो केस का तो सवाल है। मेरा इरादा ये है कि जो कल्याणकारी विषय है वो मैं सभी को बताऊं। जी जी जी। जो किसी के भी विचार हैं, किसी के भी मुख से निकले हैं, वो मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेषित करूं। एक मैं ध्वनि प्रसारण का काम उसमें कर रहा हूं। तो उस पुस्तक में, ओम दर्शन में, मैंने ये देने की कोशिश की है कि ईश्वर क्या है, आत्माएं क्या हैं, ईश्वर की उपासना और ईश्वर के भक्ति कैसे की जा सकती है। 2 खंडों में तो मैंने ये दिया है, ईश्वर के गुण क्या है, ईश्वर क्या है। बहुत विषय विस्तृत हो जाएगा अगर इसमें हम बोलेंगे, लेकिन ईश्वर को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम मानव क्या हैं, हम किस लिए यहाँ आए, हमें किसने भेजा। और उसके बाद फिर मैंने उसमें सूक्तियाँ और वो भी दिए हैं। तो ये सारा कुछ उसमें वेदों का है और मेरा कुछ भी नहीं है। लखानी साहब, जैसे अपनी पुस्तक ओम दर्शन के बारे में कह रहे थे और भगवान राम के बारे में कह रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने शायद अपने इस खुदा में, उस राम में अपने सनम को देख लिया, और आपका पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम।
बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी। होती है कैसी सनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमको तो, मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। वेलकम बैक टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस महान साहित्यकार से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं फरीदाबाद के जानी मानी हस्ती श्रीमान प्रकाश लखानी जी। लखानी साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। जी जी। और सनम कोई भी हो जो प्यारा लगे जी जी, उसी को समर्पित हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके उसी रंग में यादों में, उसके रंग में पानी की तरह ढल जाओ। गिलास में तो गिलास बन जाओ, लोटे में तो लोटा बन जाओ, जैसा जिसमें पानी की तरह। और बकेट में हो तो बकेट बन जाओ। लखानी साहब, मैं कहना चाहूंगा, जी स्वागत है। जब से देखा तुम्हें होश भूले हैं हम, खुशियां ही खुशियां हैं, दूर हैं सारे गम। जब से देखा तुम्हें होश भूले हैं हम, याद आती तेरी फिर न जाती कभी, जो जुड़ी तुमसे बातें सुहाती सभी। क्या बात है। सांस रुक जाती है, वक्त जाता है थम, जब से देखा तुम्हें होश भूले हैं हम। क्या बात है। और कैसा बंधन है ये, कैसा नाता है ये, जी स्वागत है। फासले तेरे दिल से न पाता मैं सह, क्या बात है। तू रहे सामने आरज़ू ये सनम, जब से देखा तुम्हें होश भूले हैं हम। क्या बात है। इतना ही काफी है, जब से देखा तुम्हें होश भूले हैं हम। क्या बात है। लखानी साहब, आपको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया। आप सम्मानित है अखिल भारतीय कला परिषद बरेली द्वारा गल्प सम्राट की उपाधि से। गाजियाबाद में आयोजित 10वीं अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में राष्ट्र गौरव सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। जामिनी अकादमी द्वारा आपको हरियाणा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय साहित्यकार संसद समस्तीपुर द्वारा आपको फिराक गोरखपुरी सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। विद्या वारिधि के सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया। और आपको हिंदी साहित्य संगम तथा अभिनव रंगमंच द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। और उर्दू दोस्त संस्था द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया डॉक्टर जावेद विशिष्ट सम्मान से। कैसा लगता है इतने सारे सम्मान लेकर आपको? कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इन सम्मानों के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। और जब भी कोई ऐसा कहता है, मुझे शायर मुकेश गंभीर जी की वो
पंक्ति याद आ जाती है, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। समस्तीपुर से गंभीर साहब को भी जी जी फिराक गोरखपुरी सम्मान से शायद सम्मानित किया गया है, और मुझे भी उसी संस्था ने सम्मानित किया है। जी जी जी। और मुकेश गंभीर जैसे दोस्ती होते हैं जो हमारे रचनाओं को प्रेरणा देते हैं। जैसे आज मैं अगर रेडियो स्टेशन में हूँ तो मैं किस लायक हूँ। कभी हम ख्वाब देखते थे कि रेडियो स्टेशन के दरवाजे तक भी पहुँच पाएंगे या गेट पास भी बनाते थे तो सभी को दिखाते थे कि हम ये रेडियो स्टेशन से होके आए हैं। लेकिन आज मुकेश गंभीर साहब की प्रेरणा है और उनका प्रोत्साहन है, और आप की बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। तो ये सारे इनाम भी जो हैं, मैं तो ये सोचता हूँ कि बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े जो हैं वो कहते हैं शाबाश बेटा आगे बढ़ते जाओ, कभी कोई इनाम देते हैं, कभी कोई इनाम दे देते हैं। लेकिन और मैं यही कामना करता हूँ कि शायद आप लोगों के प्रोत्साहन और आप लोगों का प्यार मुझे उस स्तर पे पहुंचा दे जो आप मेरे से उम्मीद करते हो। और मैं ईश्वर से भी यही प्रार्थना करूंगा मुझे इस लायक बनाए कि मैं आप लोगों की कसौटी पे खरा उतरूं। लखानी साहब, आपकी ये बातें सुनकर मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है कि आप नहीं कहना चाह रहे, नहीं बताना चाह रहे, आपको इतने सम्मान मिले हैं, लेकिन आपको जो सम्मान दिए गए उससे आपकी बातें अपने आप सामने आ गई। वो गीत मुझे याद आ रहा है, दिल जो न कह सका वो ही राज़े दिल कहने की रात। दिल जो न कह सका वही राज़े दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वही राज़े दिल कहने की रात आई। दिल जो न कह सका। झनकार की सी थर थरी है तन में, झनकार की सी थर थरी है तन में। ओ मुबारक तुम्हें किसी की लरज़ती सी बाहों में रहने की रात आई। दिल जो न कह सका। वेलकम बैक टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और स्टूडियोज में सृजन के अंतर्गत जिस महान साहित्यकार से हम अपने दोस्तों को आज मिलवा रहे हैं, आप हैं श्रीमान प्रकाश लखानी जी। लखानी साहब, स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत। लखानी साहब, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है और सच्चाई है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। आपसे मैं जानना चाहूँगी वो कौन खुशनसीब महिला है, उनके बारे में। देखिए, ऐसा है, एक साहित्यकार के तौर पे जी जी मैं ये कहूँगा लीक से हट के कि साहित्यकार तो कहते हैं कि मैंने ये सच्चाई लिखी है, मैंने झुग्गी झोंपड़ी में जाके ये निबंध लिखा है या ये किया है, मतलब रिसर्च की है रचना रचने से पहले। हाँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कवि या साहित्यकार कई बार वो कल्पनाएं अधिक होती हैं। जी जी बिल्कुल। और मेरी भी कल्पनाएं ज़्यादा रही हैं। जी जी। लेकिन कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जो, या कुछ साहित्य ऐसे भी हैं रचनाएं जो कि मेरे बच्चों को या मेरी पत्नी को वास्तविकता में समर्पित हैं। जी जी। मेरा बेटा दीपक जो कि बनना कुछ और चाहता था, इंजीनियरिंग करना चाह रहा था,
उसके लिए उसको बाहर जाना पड़ता। जी जी। मैंने उसको कहा दुनिया बहुत ख़राब है, और हम अखबार पढ़ते रहते थे। जी जी। जब मैं नौजवानी के पथ पर था तो मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि देखो बेटा संभल के चलो, अखबार में बहुत रोज़ ये घटनाएं आती हैं। तो मैं तर्क देता था कि पिताजी आप तो अखबार पढ़ते हो जिसमें सिर्फ घटनाएं होती हैं, हम उपन्यास पढ़ते हैं जिसमें घटनाओं के जो पात्र होते हैं वो सजीव होते हैं, और उसमें समाधान भी होता है या दुर्घटनाओं से बचने का रास्ता भी दिखाया जाता है। तो वो अखबारों से उपन्यास जो है वो ज़्यादा कारगर हैं। लेकिन जब मैं पिताजी के स्तर पे पहुंचा, पिताजी की उम्र में पहुंचा, मेरा बेटा मुझे कहता था पापा मुझे इंजीनियरिंग के लिए पूना जाना है। मैंने कहा बेटा अखबार में बहुत गलत खबरें आ रही हैं और वहाँ लोग भटक जाते हैं और आप बच जाओ। मैंने उसे रोक दिया और वो बेचारा पितृभक्त मेरी बात मान गया। आज भी वो भले ही मुझे न कोस रहा हो किसी भी वजह से, लेकिन मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैंने अगर उसे न रोका होता तो वो आगे बढ़ गया होता। और इस पे मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, किसी और की है, इंतखाबिया पंक्ति है। जी जी। मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। जी जी, स्वागत है। कि ये उन युवाओं के लिए है जो संघर्ष करना चाहते हैं, उनमें बारूद भरा हुआ होता है लेकिन वो हालात की वजह से कुछ कर नहीं पाते। तो किसी ने, मुझे नाम तो नहीं याद कवि का, बहुत अच्छा लिखा है कि हे जनक तुमने मुझ में बारूद तो भर दिया परंतु फेंक दिया अनाम समुद्र में, अब मैं धमाका बनूं तो कैसे। क्या बात। झुलस के रह गया हूं अपनी ही आग में मैं। तो मैं देख रहा हूं, स्पष्ट देख रहा हूं, तुम्हारे मुस्कुराते होठों पर उग आए हैं कई नाम, परंतु अभिमन्यु हो या कर्ण, उनके पास जीतने को एक युद्ध तो था। बताओ, जवाब दो, मुझे जवाब दो, मेरा रण क्षेत्र कहाँ है, मेरा कर्म क्षेत्र कहाँ है। तो युवा कई बार परिस्थितियों के वश होकर ऐसे भटक नहीं जाते, मतलब दब जाते हैं, परिस्थितियों में दब जाते हैं। तो मैं उस बेटे की पितृभक्ति को नमन करता हूँ। क्या बात। और अपने आप को क्या कहूँ, कोसूं या ये कहूँ कि मैंने बेटे पे नियंत्रण किया। नहीं लखानी साहब, जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है, ये मान के चलिए। और ये वास्तविकता कुछ भलाई छुपी होगी, वास्तविकता है। और जहाँ तक पत्नी की बात है, मैं कल्पनाओं से यथार्थ पे आता हूँ इस कविता के माध्यम जी। से। स्वागत है। जो वास्तविकता में मैंने पत्नी के लिए लिखी है। जी जी। मैंने चाहा था कि उनका यौवन चढ़ते सूर्य की भांति चढ़ता जाए, बढ़ता जाए, क्योंकि मैंने उन्हें पत्नी से अधिक प्रेयसी माना था। कामना की थी सदैव गुलाब से खिले गालों की, घटा सम घने काले बालों की, क्योंकि मुझे असीम था यौवन से भरपूर उसके बदन से। मैं सिहर उठता था उसके चेहरे पर झुर्रियों या सिर के एक भी सफेद बाल की कल्पना मात्र से भी, क्योंकि मुझे डर था कि यदि ऐसा होगा तो मेरा असीम प्यार सीमित हो जाएगा। परंतु अब वास्तविकता पे आ रहा हूँ, यथार्थ पे आ रहा हूँ। परंतु अब मुझे उनके चश्मे के पीछे ग्रस्त के प्रति समर्पण दिखाई देता है। सफेद बालों, चेहरे की झुर्रियों से अनुभव की झलक मिलती है, क्योंकि अब मेरा प्यार उनके शरीर से नहीं अपितु उनसे है
जो कि सीमित हो ही नहीं सकता, कभी टूट ही नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मिक है, अटूट है, असीम है। लखानी साहब, आपकी इस कविता को सुनकर, इस रचना को सुनकर मुझे वो आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है। मैं अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहूँगी। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। लखानी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे स्टूडियोज़ को अपना समय दिया हमारे श्रोताओं के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माधुरी जी। और मैं अंत में जाते जाते इतना ही कहूँगा, सभी श्रोताओं को और मानव रचना के रेडियो मानव रचना को शुभकामनाएं देते हुए इतना ही कहूँगा, बस अंत कभी ना हो बसंत, बस अंत कभी ना हो बसंत, जीवन में सदा बहार रहे, है यही प्रार्थना ईश्वर से, संसार में प्यार ही प्यार रहे, हर्षित हो पुलकित पलवित हो पुष्प वाटिका जन जन मन, क्या बात। सद्भाव प्रेम की वर्षा हो, सुरभित हो सफल जगत आंगन, अनेक हैं फिर भी एक रहें, उस एक से अपना प्यार रहे, बस अंत कभी ना हो बसंत, जीवन में सदा बहार रहे, जीवन में सदा बहार रहे, जीवन में सदा बहार रहे। क्या बात है। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल।